तुम पुलिस अफसर नहीं हो। मैं पार्क रिच के साथ काम करता था। मैंने पार्क रिच के लिए काम किया था। ठीक है, अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। रुको। रुको, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें अभी क्यों रोका गया है या नहीं? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं वही समझ सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर मैं कुछ समझा दूं तो दिक्कत नहीं। मुझे वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए था और अपनी हरकतों से मैंने अपने परिवार और अपनी जिंदगी में मुझसे प्यार करने वाले सभी लोगों का भरोसा तोड़ दिया। क्या वजह है जो कोई सुबह उठकर तय करता है कि वो कोई और बन जाए? ये सही सवाल है। जब मैं एक सोशल वर्कर की बात करता हूँ जिसने 30 साल की उम्र में हाई स्कूल में दाखिला लिया, एक सजा याफ्ता अपराधी जिस पर पुलिस की वर्दी पहनकर अपराध स्थल पर पहुंचने का आरोप लगा, एक महिला पर नर्स लाइसेंस चोरी कर हजारों मरीजों का इलाज करने का आरोप है। इन लोगों पर सिर्फ किसी और बनने की कोशिश करने का ही नहीं, बल्कि ऐसा करते हुए कानून तोड़ने का भी आरोप है। एक एक करके वे कानून प्रवर्तन के निशाने पर आए। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। तो बात यह है कि जब आप वो होने का दिखावा करते हैं जो आप नहीं हैं, आमतौर पर कोई ना कोई समझ ही लेता है। जिन मामलों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ सुलझ चुके हैं, कुछ अभी भी अनसुलझे हैं। तो इनमें से कुछ सिर्फ आरोप हैं, इनमें से कुछ मामलों में वास्तव में कोई नतीजा निकला है। लेकिन मैं बस ये चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कानून प्रवर्तन के भाप लेने की बात करता हूं, तो हो सकता है कि कोई पुलिस वाला ये देख ले कि आपका बैज आपकी कहानी से मेल नहीं खाता। शायद वॉलमार्ट कर्मचारी आपका नाम जांच कर पता लगाए कि आपने पहले भी घुसपैठ की है। शायद कुछ हाई स्कूल छात्र आपकी 15 साल पुरानी ईयरबुक की फोटो खोज लें। इस साइड बार एपिसोड में हम 6 मामलों पर चर्चा करेंगे, जहां लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सोचा वे पहचान की सबसे बड़ी अदला बदली को अंजाम दे सकते हैं। कुछ ने ये ताकत के लिए किया। हालात सबके अलग अलग थे, लेकिन एक चीज सब में समान थी, वे पकड़े गए। कुछ तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित न हों। उनके मामले अभी सुलझे नहीं हैं। मैं चाहता हूं आप सुने कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, जब एक दोषी अपराधी पर आरोप लगे कि वह असली अपराध स्थल पर स्वॉट अधिकारी की वर्दी पहनकर पहुंचा, तो क्या होता है? या जब एक सोशल वर्कर जो महीनों तक एक हाई स्कूल के अंदर छात्र बनकर रही, उसने उसके बाद क्या किया? हम पोर्ट ऑरेंज, फ्लोरिडा से शुरू कर रहे हैं, जहां एक महिला ने वॉलमार्ट पार्किंग को लेकर झगड़ा बढ़ा दिया। उसका पुलिस बैज निकालने का फैसला, जो उसका नहीं था, उसकी गिरफ्तारी का कारण बना। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने वहां पार्क कर दिया था, जहां शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। 41 वर्षीय महिला एलेक्सिस रोसाती ने एक नोटिस लिखा, जिसे उसने चालान कहा। असल में वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ नोट था, जिसे उसने उस गाड़ी पर छोड़ दिया था जो उस जगह पर खड़ी थी, जिसे वॉलमार्ट ने शिष्टाचार के तौर पर कानून प्रवर्तन से जुड़े लोगों के लिए आरक्षित किया था। ड्राइवर ने नोट देखकर एलेक्सिस रोसाती से सामना किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कोई कानून नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। मुझे कानून दिखाओ। क्या कोई कानून है? आप पुलिस अधिकारी हैं। आप इसे क्यों नहीं देख लेते? क्यों ना आप खुद देख ले। आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए। मुझे बताइए, ये कौन सा कानूनी प्रावधान है? मुझे बताइए, वो कानूनी प्रावधान क्या है? क्या इसमें लिखा है कि गाड़ी टो होगी? आप पुलिस अधिकारी नहीं हैं। नहीं, आप ऐसे दांतों के साथ बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे दांतों के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैडम, आप पुलिस अफसर नहीं हैं। आप बैज दिखा रही हैं। इस पर बेलव्यू लिखा है। वो बस बैज दिखा रही है। माफ कीजिए मैडम। वो बैज दिखा रही है जैसे वो पुलिस अफसर हो, जबकि वो है नहीं। वो पुलिस अफसर नहीं है। हाँ, लेकिन क्या आप लोग मेरी गाड़ी टो करने वाले हैं? नहीं। आपने सुना? उसने कहा आपकी गाड़ियां टो नहीं हो सकती क्योंकि आप पुलिस अफसर नहीं हैं। आप मुझे बैज क्यों दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पुलिस अफसर हैं, जबकि आप नहीं हैं? आपको इसके लिए परेशानी होगी।
बैज कहाँ मिलेगा? आप खरीद सकते हैं। क्या आप ड्यूटी के बाद भी बैज रखते हैं? मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको कैसे पता मैं क्या कर रही हूँ? क्या आप ड्यूटी पे क्रॉक्स पहने हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं अभी क्या कर रही हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक नियम तोड़ा है। वो कोई नियम नहीं है। नियमों और कानूनों में फर्क होता है भाई। वो एक नियम है, तुम्हें टिकट नहीं मिला। तुम मुझे टिकट नहीं दे सकते। मुझे टिकट दो। मैं यही रहने वाला हूँ, मैं यही बाहर रहूंगा। कृपया मुझे टिकट दो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया। एक अधिकारी पर हमला करना। किसी ने मुझे उस पर हमला करते नहीं देखा। वीडियो में ऐसा लगा कि रोसाती ने खुद को किसी दूसरे क्षेत्राधिकार की अधिकारी बताया। जिस आदमी से वो बहस कर रही थी, जेसन, उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी जेब से बेलव्यू जैसा कुछ लिखा हुआ बैज निकाला और तभी रिकॉर्डिंग शुरू की थी। अब जैसन वह वीडियो पोर्ट ऑरेंज पुलिस विभाग ले गया। मैंने वहां पार्क किया जहां लिखा था कि यह कानून प्रवर्तन के लिए आरक्षित है। ठीक है। साथी, क्या आपके मोहल्ले वाले वॉलमार्ट में वो मिलता है? हाँ, मुझे पता था वो कभी कभी पार्क में मिलता है। आज पैर में दर्द था तो सोचा दौड़ कर लेना पड़ेगा। ये बस शिष्टाचार है। इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, धन्यवाद। हाँ, और आप कह रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा? तो ये है। यहाँ मैं वो नोट बजाऊंगा जो मैंने निकाला था। क्या किसी ने इसे आपकी कार पर छोड़ दिया? मैं उससे मिल चुका हूं, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है और उसने बैज दिखाया था। मैं वॉलमार्ट गया, उनसे नोट और पार्किंग लॉट के बारे में पूछा। क्या वहां पार्किंग पर टो किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जिसने ये नोट लिखा उसने सुन लिया। तो मैं चल रहा था। मैंने सोचा जो भी हो, मैं अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था घर जाने के लिए, और मुझे ये मिला। खैर, पहले मुझे वो मिला, और जब मैं दूसरी बार वॉलमार्ट से वापस आ रहा था, वो बाहर आई, अपना बैज दिखाया। वो पहने हुए थी। मुझे लगता है सफेद शॉर्ट्स, क्रॉक्स और टैंक टॉप। ऐसा लगा मानो ड्यूटी से बाहर का पहनावा हो, या शायद प्रोफेशनल कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस समय काम कर रही थी। सही है? नहीं। उसने दावा किया कि वो वॉलमार्ट में ड्यूटी पर थी और वॉलमार्ट में कुछ काम कर रही थी। मैंने मैनेजरों से पूछा, क्योंकि वो मैनेजरों से बात कर रही थी। मैंने भी मैनेजर से पूछा। वो कहती हैं हमें नहीं पता वो क्या कर रही है। उन्होंने कहा शायद वो काम कर रही हो। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि क्या आप कोई नाम बता सकते हैं। आप देख सकते हैं जहां उसने हस्ताक्षर किए और साफ अक्षरों में नाम लिखा है। इसे पढ़ना मुश्किल है। ये बारबेल या पानबेल जैसा लग रहा है, बताना मुश्किल है, लेकिन खैर उसमें बेज दिखाया था। और फिर मैं गया, जाहिर है मैंने शुरू किया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ठीक है, मेरे पास बेल ब्लास्टर है ताकि देख सकूं वो कौन है। वो हमारे ही लोगों में से है। तो एक बेलव्यू फ्लोरिडा है। ये करीब 2 घंटे दूर है। तो जांच अधिकारी ने उस विभाग को पुष्टि के लिए कॉल किया। नमस्कार, बेलव्यू पुलिस। नमस्ते, मैं सार्जेंट फाशेटी, पोर्ट ऑरेंज पुलिस विभाग, बोलूशा काउंटी से हूँ। ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके यहाँ कोई खास अधिकारी हैं ताकि आपको जल्दी जानकारी दे सकूं। तो यहाँ वॉलमार्ट पर कुछ लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं, बस कुछ कहा सुनी हुई थी, और उनमें से एक ने खुद को शायद बेलव्यू पुलिस अधिकारी बताया। हाँ, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता वे इतनी दूर क्यों आए। उन्होंने कहा या शायद बेलव्यू का बैज दिखाया कि वे पोर्ट ऑरेंज में काम करते हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन एक सुराग है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये संभवतः वहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने अपनी कार पर एक नोट छोड़ा था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने नाम के आगे ऑफिसर लिखा था। उन्होंने पहला अक्षर जे लिखा, लेकिन फिर अंतिम नाम कुछ बारबेल या बास्किल या कुछ ऐसा लिखा। वो क्या है? बुचर? नहीं, वो बुचर नहीं है। लगता है इसका अंत ELL है, शायद B से शुरू होता है, तो B के आसपास। और ये एक महिला होने वाली है। महिला, भूरे बाल, शायद 30 के अंत में, शायद 40 साल की। मुझे नहीं पता आपके वहाँ कितने अधिकारी हैं या आप वहाँ सबको जानते हैं। हाँ, मुझे पता होगा, मुझ पे भरोसा करो, मैं उन सबको जानती हूँ। हमें नहीं पता, ठीक है? ठीक है। और ये हाल ही में हुआ था, है ना? ये बस आप जानते हैं पिछले अपना घंटे ये उसके आसपास शायद पिछले कुछ घंटों में हुआ था। ये आज ही कुछ देर पहले हुआ था। ठीक है। सार्जेंट एस्कोबेल है?
उसके बाल काले हैं, वो 30 की शुरुआती उम्र में दुबली पतली है। नहीं तो वो थोड़ी भारी कद काटी की थी, तो नहीं, उसे बिल्कुल भी दुबली पतली नहीं कहा जा सकता। देखते हैं, हमारे पास एक थी। ठीक है। एक सेकंड रुको। फोर्ट ऑरेंज के सर्जेंट, ऐसा लगता है कि कोई वॉलमार्ट में बेलव्यू अधिकारी बनकर घूम रहा था। हाँ। और 10.1, हाँ ऐसा ही कहो। हाँ रुको, ठीक है। अरे चीफ, ये सार्जेंट फास्केटो है, पोर्ट ऑरेंज पुलिस डिपार्टमेंट से, यहाँ वोलूसिया काउंटी में। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। एक सज्जन हमारे लॉबी में वॉलमार्ट से आए थे। हमारे वॉलमार्ट में कानून प्रवर्तन के लिए खास पार्किंग सुविधा है। वो कानून प्रवर्तन में नहीं है, लेकिन वो वहां इसलिए पार्क हुआ क्योंकि वह विकलांग नहीं है, बस पास में रहना चाहता था। किसी ने टोका, यहाँ पार्क नहीं कर सकते। उन्होंने जवाब दिया, कौन कहता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बेलव्यू पुलिस अधिकारी हूँ। संभव है वो बेलव्यू फ्लोरिडा ना हो, क्योंकि देश में कई बेलव्यू हैं। उन्हें असली स्पेलिंग नहीं मिली। फिर वो बोली, मैं पोर्ट ऑरेंज में काम करती हूँ। उन्होंने कहा, आप तो महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने फिर दोहराया, मैं यहाँ काम करती। समझ नहीं आता, बेलव्यू पुलिस हैं पर यहाँ काम कर रही हैं। उसने बस उसकी गाड़ी पर नोट छोड़ा कि पोर्ट ऑरेंज पुलिस को सूचित किया गया है, और उसने एक अधिकारी के तौर पर साइन किया। पहला अक्षर जे है, लेकिन फिर जैसे बारबेल या बास्केटबॉल, आखिरी नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये निश्चित रूप से बी से शुरू होता है और ELL पर खत्म होता है। मेरे यहाँ ऐसी कोई महिला नहीं रही है। ठीक है, हाँ। उसने सच में उसे रिकॉर्ड किया था। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो शायद वीडियो देखने का भी कारण नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे देखा, वो मुझे पुलिस अफसर जैसी नहीं लगी। वो ऐसे दिख रही थी जैसे कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो जो खुद को आइडल बता रहा हो। हाँ, मैं भी उसी दिशा में सोच रहा था, तो मैं बस आप लोगों से डबल चेक करना चाहता था, इससे पहले कि मैं कुछ और चीजें देखना शुरू करूं। शायद कोई अफसर की नकल भी कर रहा हो, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, यहाँ एक महिला अफसर गिनी जा चुकी है, तो वो यहाँ नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है, बढ़िया। खैर, आपने मुझसे बात करने के लिए कुछ मिनट निकाले, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं बस सुनिश्चित करना चाहता था। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ, बेलव्यू पुलिस को नहीं पता था वो कौन थी, इसलिए अधिकारी ने दुकान का निगरानी वीडियो निकाला। ऐसा लग रहा था कि रोसाती उसी वॉलमार्ट कर्मचारी के पास जा रही थी जो जेसन के वीडियो में भी था, और उस कर्मचारी ने बाद में पुलिस को बताया कि रोसाती ने खुद को एक अधिकारी के रूप में पेश किया और एक धातु की वस्तु दिखाई जो शायद एक बैज हो सकता था। अब यहीं से मामला अजीब हो जाता है। उसी दिन एक अलग अधिकारी को पूरी तरह किसी और वजह से रोसाती के घर भेजा गया था। पुलिस जांच रही थी कि क्या रोसाती, जो अपने चाचा जेम्स बार्केल की देखभाल करती थीं, उनके पैसे का दुरुपयोग कर रही थीं। बताया गया था कि बार्केल मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, लेकिन उस अधिकारी को वॉलमार्ट की स्थिति की जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं था। क्या आप एलेक्सिस हैं? हाँ, क्या हूँ? क्या आप अंदर वापस जाके बात करना चाहेंगे या यहीं बाहर बात करना चाहेंगे? हाँ, हम बाहर बात करेंगे। मेरे पापा जेमसन, क्या ये वॉलमार्ट वाली घटना से जुड़ा है? हाँ, ये DCH से जुड़ा है। उन्होंने सिर्फ जांच के लिए बुलाया है। ये आदमी बहुत बदतमीज है। वो वॉलमार्ट में हमेशा शिकायत करता है और पुलिस के लिए आरक्षक पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है। मैंने उसकी गाड़ी पर नोट छोड़ा। चेतावनी दी गई है, यह पुलिस के लिए आरक्षित है। आपातकाल में क्या होता? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ इसी के लिए हूँ। क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। शायद वो दूसरी कहानी बता रहे हैं, पर मैं समझ गया। DCF क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये किस बारे में है? तो आप जे के साथ काम करते हैं? वह एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है। हाँ, लेकिन आप मदद करते हैं। ओह हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। आप उनके साथ काम करते हैं? हाँ, लेकिन मेरे पापा बस। क्या आप मेरे साथ अंदर चलना चाहेंगी? हाँ, आइए, अंदर आइए। क्योंकि इसका उससे संबंध है। मुझे लगा ये वॉलमार्ट में था कि मैंने नहीं। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर उन्होंने कॉल किया तो भी हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अंदर आइए ऑफिसर, मेरा बेटा सो रहा है। हम कोशिश करेंगे आवाज कम रखें। अब जब असली ऑफिसर ने वो रिपोर्ट देखी तो उसने कुछ नोटिस किया। वो नाम बार्केल,
उसी नाम जैसा लग रहा था जो नकली चालान के नीचे लिखा हुआ था। तो पुलिस बार्किल के घर वापस गई और एक काले बटुए के अंदर उन्हें जाहिर तौर पर एक पुलिस बैज और आईडी मिली, जो अब रिटायर हो चुके बेलविल पुलिस के जेम्स बार्किल को जारी की गई थी। पुलिस जब रोसाती को गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला वो अपने अंकल की कार चला रही थी, जिसमें दूसरा पुलिस बैज था। अधिकारियों ने दोनों बैज जब्त किए। पुलिस के मुताबिक बार्किल की खराब सेहत के कारण संभवतः उन्हें नहीं पता था कि रोसाती के पास ये बैज हैं या वो उनका इस्तेमाल पुलिस अधिकारी का रूप धरने के लिए कर रही थीं। रोसाती पर पुलिस अधिकारी का रूप धरने का आरोप लगा और उसे $3000 के बॉन्ड पर रिहा किया गया। उसने बताया कि ड्राइवर इतनी तेजी से घुसा कि पार्किंग में चल रही महिला को टक्कर लगने वाली थी, इसलिए उसे लगा कि हस्तक्षेप करना चाहिए। उसने माना कि अपने अंकल का बैज दिखाना शायद ज्यादा हो गया। अदालत रिकॉर्ड के अनुसार रोसाती ने प्रतिरूपण के आरोप में नो कॉन्टेस्ट की दलील दी। उसे 2 साल की प्रोबेशन दी गई और उसे अदालती खर्च और जुर्माने में लगभग $1000 भी चुकाने पड़े। तो वो मामला किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो शायद किसी ड्राइवर को डराने के लिए वो बनने का नाटक कर रहा था, जो वो असल में नहीं था। हमारा अगला मामला एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने पूरी तरह से किसी और का रूप धारण किया ताकि वो एक ऐसे अपराध से बच सके जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, क्योंकि वो इतना मामूली था। हम लीसबर्ग, फ्लोरिडा जा रहे हैं, जहां वॉलमार्ट के अंदर एक दुस्साहसी हरकत, हाँ, एक और वॉलमार्ट, कैमरे में कैद हो गया। हम स्टोर की चोरी रोकने वाली टीम की बात कर रहे हैं, जो बहुत गौर से नजर रखे हुए थे। तभी एक आदमी ने वहीं गलियारे में बिल्कुल नए जूतों की एक जोड़ी उठा ली। उस पर आरोप है कि उसने अपने पुराने जूते बदलकर शेल्फ पर रखे नए जूते पहन लिए और फिर ऐसे ही रजिस्टर के पास से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। तभी लीसबर्ग पुलिस वहां पहुंचती है। वो अब भी हमारे साथ बेडरूम में है। वो अभी भी बाथरूम में है। क्या आपके पास वीडियो है? मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। धन्यवाद, अलविदा। तुमने कहा उसके जूते चोरी के हैं? क्या वो मेरे लिए आ रहा है? वो एक काले रंग का लड़का है, काली शर्ट पहने हुए है और मेरे पास एक बंदूक है। तो वो यही था, मैं उसे छूते हुए देख रहा था। कोई आपकी ट्रॉलियों में से एक में था, तो मैंने उसे अंदर बुला लिया। तो आप देख रहे हैं उसके पास चप्पलें हैं, वो अंदर है, आप जानते हैं। क्या वो दूसरा आदमी साथ है? मुझे पता है, दूसरा आदमी दुकान में है। उसके पैरों में जूते हैं। तो काला आदमी जिसके साथ वो कौन है जो छोटा पकड़ रहा है? और फिर उससे क्या किया, उसने चप्पलों को उस डिब्बे में रखा, डिब्बा अपनी चप्पलों के साथ छोड़ दिया और फिर वहां से चला लिया। वे अभी उस रेस्टोरेंट में गए हैं। कहा जा रहा है कि वे उसे हिलाकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अधिकारी बाथरूम की ओर बढ़ते हैं और संदिग्ध से आमना सामना करते हैं। क्या हाल है भाई? कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? 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 मेरे पास सिर्फ मेरा फोन है, क्या हो रहा है? ठीक है। ओ रुको 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 रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, चिंता मत करो। क्या हो रहा है? रुको रुको, क्या हो रहा है? रुको रुको, क्या चल रहा है? क्या आप लोग कुछ समझा सकते हैं? हम आपको समझाएंगे, शांत रहें। मैंने तो बस टट्टी की थी, मैंने तो बस टॉयलेट ही किया था। क्या हो रहा है? ठीक है। टेक टू लीसबर्ग, वंडा। क्या चल रहा है भाई? मैं पॉज किया।
स्कैम चल रहा है, मैं खुद से पूछ रहा हूँ। बस मैं तुम्हें इतना ही समझाने वाला था भाई। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है भाई? तुम्हारे पास वहाँ एक आईडी है? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसे अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारे पास ये अधिकार है कि किसी भी पूछताछ से पहले और उसके दौरान तुम्हारे साथ एक वकील हो सकता है। तुम्हें हिरासत में लिया गया है। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या तुम बात करना और सवालों के जवाब देना चाहते हो? बस एक और हारना चाहता हूँ। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ। ठीक है। क्या आप अपना पहला नाम मेरे लिए स्पेल कर सकती हैं? पैशन। AYSHON पैशन, मिडिल इनिशियल। और अपना अंतिम नाम स्पेल करें। जन्म तिथि बताइए। ठीक है, मैं ए पर काम शुरू कर रही हूँ। क्या मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ? हमें 1 सेकंड दीजिए। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई चेन नहीं रहेगी। आप सही हैं। आपको पता है आप यहाँ क्यों हैं? हाँ, लेकिन मामला ऐसा नहीं है जैसा ये है या जो भी था। अब पुलिस उस कथित बाथरूम चोर को पूछताछ के लिए सुरक्षा कार्यालय ले जाती है। मैं शॉन को लेता हूँ, फिर जुआन को। मैं शॉन को लेता हूँ, फिर वो जुआन को लेता है। वो 23 साल का है। और आपने बताया था कि आपका जन्मदिन कब है? वो मेरा भाई है। टैटू डिटेक्टर। हाँ, उसका जन्मदिन है। Give me tattoos. This was TP on the backside. मत। Go back again. क्या उनमें से एक उसका भाई है? हाँ, ठीक है, वो पक्का वही है। वो उसका भाई है। वो भाई है? हाँ। क्या तुम देख सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम देख सकते हो? वो भाई है। वो मेरा आदमी नहीं है, अभी मना है। हम पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। तुम्हारा टेनिस है, तुम्हें जाना चाहिए। कहा? क्या तुम्हारे हाथ पे क्विंसी लिखा है? टैक्स स्मार्ट। ये पागलपन है यार। मैंने टेबल पे फोन हाउस बना दिया। अभी नहीं। ईमेल का संदर्भ लें। क्या हम दाएं हाथ पर लिखा क्विंसी देख सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम मौत की जांच कर रहे हैं। Good.
10-4. That's going to be our soda. ठीक है, आप फिर से अपना नाम डेविड ब्रिज कहेंगे। आपका पहला नाम क्या है? मुझे अपना पहला नाम बताइए। तो आप गलत नाम बता रही हैं और ये काम करता है। Daffodils, turkey, chicken, fries. आपने कहा था कि वो यहाँ बिना इजाजत घुसा था। अनधिकार प्रवेश और मुझे लगता है कि बाधा भी। अब मैं उस समय नहीं था। घुसपैठ उन वर्षों में नहीं हुई जब मैं वहां था। मैं नहीं था। तुम नहीं कर सकते, मैंने ऊपर कागज पे साइन कर दिए। तो ये गलत कैसे हो जाता है? नहीं, हम ऐसा करने वाले हैं। Yeah, not how you can do that. When they get to the jail, you can do that. मुझे बस चाहिए था कि सी को पता हो कि मेरा बेटा घर पर है। You left your son by yourself? नहीं, किसी ने उसे भेजा था। तुम उसे उठाकर मुझे कॉल कर सकते हो कि कहाँ जा रहे हैं। तो कुछ तो है, ये बस एक नौकरी नहीं है। कोई तरीका नहीं, मैं ले सकता हूँ कुछ अलग। मुझे पता है तुम इसे नहीं खोगे। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ जॉन। बात यह है भाई, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में दिक्कत नहीं, पर तुमने कई बार झूठ बोला। प्लीज भाई, मुझे पता है कि मैं कुछ और करने वाला हूँ। अच्छा। प्लीज, मुझे पता है ये कुछ और है। कुछ तो बदलना पड़ेगा। अब तक मैं अभी ये नहीं झेल सकता। कृपया कृपया, मेरा बेटा आप पर निर्भर है। शायद आपको पहले ही ये सोचना चाहिए था। मैं उस फोन का जवाब नहीं दूंगी। कृपया फोन उठाओ यार। कृपया फोन मान लो। क्या आप फोन से ले सकते हैं? पागल बनेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो क्या है। और जब मैंने डाला, हम इसे मेज पर रखेंगे और वो काम करेगा। तो मुझे जज का सामना करना होगा। हाँ, तो तुम जानते हो मैं क्या हूँ? जिंदगी नहीं जाती जब मैं ऊपर जाता हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है। क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? मैं ये संभाल लूंगी। या वो कृपया उससे कुछ बता दे। हाँ, तुम आगे बढ़कर जूते उतार सकते हो। कृपया कुछ पसंद करो, वहां अंदर कुछ है। बस एक बार यार, मुझे नहीं पता कुछ। कृपया खड़े हो जाइए। आप वो रही आपकी गर्लफ्रेंड। वो नहीं चाहते मैं फोन पे बात करूं, सब झूठ है। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक ही खुश हूँ। अच्छा चलो दूसरा नाटक जानते हैं। ठीक है। मुझे किसी चीज से बाहर निकलने के लिए जमानत चाहिए। अभी हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है। आप पॉपकॉर्न देख सकते हैं। क्या मैं उसे झप्पी दे सकती हूँ?
उस आदमी ने अधिकारियों को बताया कि उसका नाम टेशॉन पिनेलास है और अपनी जन्म तिथि बताई। उसने कहा कि उसके पास पहचान पत्र नहीं है। अधिकारी ने उसकी जानकारी ली ताकि उसकी पत्नी उसे जमानत पर छुड़ा सके। लेकिन जब स्टोर के चोरी निरोधक कर्मचारी ने वह नाम निकाला तो कुछ मेल नहीं खा रहा था। टेशॉन पिनेलास के लिए फाइल में जो फोटो थी वह उस आदमी जैसी नहीं दिख रही थी। डिस्पैच ने टैटू जांच कर पुष्टि की कि अधिकारियों का संदेह सही था। वो आदमी टेशन नहीं था, वो तैक्वान शरीफ पिनेलिस था, 23 साल का। और तैक्वान की एक समस्या थी, उस पर पहले भी इस वॉलमार्ट में अनधिकृत रूप से आने का आरोप लगा था। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने कथित तौर पर कहा कि उसे नहीं पता था कि स्टोर में आने पर लगी पाबंदी अब भी लागू थी। और जहां तक जूतों की बात है, उन्होंने कहा कि उनका उन्हें चुराने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्होंने दावा किया कि उन्हें बस भुगतान करने से पहले बाथरूम जाना था। लेकिन जब अधिकारियों ने बटुआ, नकद, बैंक कार्ड मांगे तो उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ एक वेब और एक मोबाइल फोन था। तो जूतों की कीमत $49 और 99 सेंट थी। ये जूते टैक्वान से ले लिए गए, वॉलमार्ट के स्टाफ को वापस कर दिए गए और तैक्वान को दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर इस दुकान से नए जूतों के साथ बाहर निकलने की कोशिश की थी। और हाँ, वो व्यक्ति कौन था जिसकी पहचान अपनाने का उस पर आरोप है? पकड़े जाने पर उसने अधिकारियों को अपने भाई का नाम बताया। गिरफ्तारी के बाद क्या समझौता हुआ, सजा काटी या मुकदमा चला, ये स्पष्ट नहीं है। इसकी और जानकारी नहीं मिली। मैं बताऊंगा। ये उस आदमी की कहानी है जिस पर आरोप है कि उसने जूतों की चोरी से बचने के लिए अपने ही भाई होने का नाटक किया, है ना? यही आरोप है। लेकिन क्या होता है जब किसी और होने का आरोप झेल रहा व्यक्ति खुद एक पूर्व पुलिस वाला हो और जिसके होने का वो कथित तौर पर नाटक कर रहा हो, वो अब भी पुलिस वाला हो? इलिनॉय में एक पूर्व पुलिस वाले को एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन पर रोका गया। एक सामान्य ट्रैफिक स्टॉप, है ना? लेकिन जब उसने बटुआ खोलकर लाइसेंस निकालना चाहा, अधिकारी ने कुछ देखा जिससे सामान्य ट्रैफिक स्टॉप आपराधिक जहाज बन गया। एक पुलिस बैज। फरवरी 2025 में इलिनॉय के अर्लिंगटन हाइट्स में कुक काउंटी शेरिफ के एक डिप्टी ने स्कॉट पियर्सन को एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन पर रोका। पियर्सन सहयोगी दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि टैक्स रिन्यू करवा लिए, लेकिन प्लेट पर स्पेलिंग गलत हो गई थी। कैसा चल रहा है? चर्च पुलिस। क्या तुम्हें एहसास है कि कुछ भी बस बदल जाता है? मैंने तुम्हें एक्सपायर टैक्स के लिए रोका था। हाँ, मैंने रिन्यू करवा लिया था पर प्लेट पर स्पेलिंग गलत थी। ये चोरी नहीं है क्योंकि रिंग प्लेट पर नहीं थी। मैं दोबारा रिन्यू कराने गया तो उन्होंने फिर से एमिशन टेस्ट करवाने को कहा। तो क्या आप मार्लिंगटन से? पार्क रीज। हाँ। मुझे 1 सेकंड दो, ठीक है? डिप्टी अपने क्रूजर में जाकर पियर्सन की जानकारी चेक करने लगा। लौटकर उसने पियर्सन के वॉलेट में कुछ देखा। क्या आपके पास कोई आईडी है? मेरे पास कोई आईडी नहीं है। नहीं, मैं पार्क रिज के साथ काम करता हूँ। मैं पार्क रिज के लिए काम करता हूँ। मैं अब उनके साथ नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर आप इसे क्यों लेकर चल रहे हैं? हमेशा से जो मेरे पास था वही है। इसे ऊपर उठाओ। अगर चाहो तो बैज ले सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड दो। और रोकने की वजह भी यही है। तो पियर्सन ने पहले कहा कि वो पार्क रिज पुलिस के लिए काम करता है, फिर खुद को सुधारते हुए बोला कि वो पहले वहां काम करता था। सही है, वो अब उनके साथ नहीं था। बैज शायद उसी वॉलेट में था जो वो हमेशा रखता था, मगर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। डिप्टी ने बैज ले लिया और पार्क रिज पुलिस डिपार्टमेंट से पुष्टि की, जिन्होंने बताया कि स्कॉट पियर्सन अब वहां काम नहीं करता। सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने 2020-2023 तक पार्क रिज पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया और उसकी सेवा 29 फरवरी 2024 को समाप्त हुई। इस ट्रैफिक स्टॉप के समय वह करीब 1 साल से निष्क्रिय था। फिर कुक काउंटी के डिप्टी को बुलाया गया, तभी मामला बढ़ गया। क्या हो रहा है? भाई मुझे नहीं पता। एक काम करो, जल्दी कार से बाहर आओ। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं सर। कोई हथियार नहीं, ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में पता होना चाहिए? बाहर आओ। बस यहाँ सामने देखो। जो आ रहा है उसकी तरफ देखो।
जल्दी से अपने हाथ कार पे ऊपर रखो। माफ करना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है? नहीं। चलो एक कमर झुकाओ। अरे एड्रियन एडी, इस वक्त तुम्हें बस हिरासत में लिया गया है। अब कुछ जांचो। अब तुम पार्क रिज में काम नहीं करते, सही है? सही है, ठीक है। तो फिर आप हमारे अधिकारी को बैच क्यों दिखा रहे हैं? मैंने नहीं दिखाया, बस बटुआ खोला और वही आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पुलिस विभाग वगैरह से बर्खास्त किया गया हो तो आपको कोई भी पुलिस पहचान पत्र रखने की अनुमति नहीं होती। कोई बैज नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि तब आप एक पुलिस अधिकारी का रूप धारण कर रहे हैं, जबकि अब आप पुलिस अधिकारी नहीं हैं। हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि उस पर हमला किया गया था। आपके पास बैज है ना? आपने उसे दिखाया और कहा आप पहले पार्क रिज या बर रिज में काम करते थे। जहाँ भी था सही है। मैंने पूछा था क्या वो अर्लिंगटन है, आपने कहा नहीं वो पार्क रिज है। मैंने कहा नहीं, मैंने पार्क रिज के लिए काम किया है। हाँ, क्या आप इस समय किसी और विभाग के लिए काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। मैंने कहा था मैंने काम किया था। ठीक है। हाँ, डिप्टी ने समझाया कि ये समस्या क्यों थी। पियर्सन अब पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं थे, फिर भी उन पर बैज लेकर घूमने का आरोप लगाया गया था। इलिनॉय में अब ये कानून व्यवस्था अधिकारी बनकर पेश आना है। पियर्सन ने कहा उन्होंने जानबूझकर बैज नहीं दिखाया, बस बटुआ खोला जिसमें बैज था। लेकिन फिर डिप्टी ने पियर्सन की एसयूवी पर कुछ और देखा। क्या इस गाड़ी में लाइट्स हैं? हम वहाँ लाइट्स देख रहे हैं। वे काम नहीं करती। नहीं, लेकिन मैं नहीं करता। उसका स्विच कहाँ है? अगर आपके पास लाइट्स होती तो आप उन्हें कैसे चालू करते हैं? वो सामने के नीचे था, लेकिन वो फ्लोर बोर्ड के नीचे काम नहीं करता। ये मेरी पत्नी का यही है, ये काम नहीं करता। जैसा मैंने कहा, ये काम नहीं करता। जब मैं ऊपर गया था तब वो वहाँ थे। यही वो दीवार है जो हम खरीदते हैं। हाँ, पियर्सन ने बताया कि लाइट्स नहीं चल रही थीं, लेकिन एक डिप्टी ने शक होने पर गाड़ी की तलाशी ली। एक प्लग मिला और लाइट्स चालू कर दी। ठीक है, पुलिस लाइट्स देखो, ये काम कर रही हैं, ये चल रही हैं, ये चमक रही हैं। तो गाड़ी में जैसा कि आप देख सकते हैं आगे पुलिस लाइट्स लगी हुई हैं। हाँ, लाइट्स काम करती हुई दिख रही थीं, शायद चमक भी रही थीं। ऐसा लगता है कि ये खुद पियर्सन ने लगाई थीं। आप जानते हैं, डिप्टी ने इमरजेंसी लाइट्स का स्विच उन्हें समझा दिया। आपके पास गाड़ी पे पुलिस लाइट्स हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि शायद वो काम नहीं करती, लेकिन यहाँ लाइट्स जल रही हैं। अगर आप बैज पहनकर घूम रहे हैं और शपथबद्ध पुलिस अधिकारी नहीं हैं, तो ये पुलिस अधिकारी बनकर पेश आना है। जब मैं वहाँ काम कर रहा था मेरे पास एक पुलिस अधिकारी था, ठीक है? तो आप समझते हैं जब आपकी नौकरी से छुट्टी हो जाती है तो वो अपने आप हट जाना चाहिए। वो बिल्कुल भी आपकी गाड़ी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये सब आपकी गाड़ी पर हैं और आपके पास एक बैज भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किसी को रोक नहीं रहे हैं? आप कह सकते हैं हाँ वो अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन शायद आप हुड के नीचे कुछ कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं और लोगों को रोकना शुरू कर सकते हैं और ऐसे दिखा सकते हैं जैसे आप अभी भी पुलिस हैं, जबकि आप नहीं हैं। ये सब पुलिस अधिकारी बनकर पेश आने के सबूत हैं। उस वक्त आपको अपनी सारी चीजें जमा कर देनी चाहिए थी। पार्क रिज या जो भी था सौंप देना चाहिए था, सिर्फ बैज छोड़ के। आपको बैज भी जमा कर देना चाहिए था। आगे बढ़ो, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? मेरे बच्चे की माँ है, मुझे अपनी कार में होना चाहिए था। ठीक है, मुझे एक सेकंड दो। ठीक है, हम यहीं जाएंगे क्योंकि हमें दूर नहीं जाना, यही रहना है। फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे जब देख लेंगे कि सॉरी क्या कहता है। तुम्हारे पास पीछे कुछ भी नहीं है, सही है? देखो समझ गया। अपना पैर घुमाओ, तुम्हें किसी तरह अपना पैर घुमाना होगा। हाँ, अपना शरीर घुमाओ, यही सही है। मुझे ये सीट बेल्ट खोलने दो। मैं कभी वो इंसान नहीं था। असल में वो आदमी उन लोगों में से एक के लिए रिटायरमेंट पार्टनर था। आज रात मैं समझता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम किस नजरिए से बात कर रहे हैं ना? अगर मैं अभी एक पुलिस अफसर हूं और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है और मेरे पास बैज है और मैं अपना वॉलेट खोलता हूं और वहां मेरा बैज रखा है, मेरी गाड़ी पर अब भी पुलिस की लाइट्स हैं जो रेड फ्लैग हैं। मेरे हिसाब से मैं कहूंगा देखिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मुझे ये बैज वापस करना चाहिए, इन्हें लौटा देना चाहिए और मुझे अपनी गाड़ी से ये लाइट्स भी हटा देनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे। फिलहाल इस पाबंदी के पीछे वजह क्या है? पर से पियर्सन को पुलिस अधिकारी बनकर धोखा देने
और कई ट्रैफिक चालान जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बुकिंग प्रक्रिया के दौरान ये हुआ। डिप्टी में से एक ने जब उसका फोन बजा तो उसे उठाया और ऐसा लगा कि उसके बच्चे की मां कॉल कर रही थी, हेलो कह रही थी। हेलो, ये ऑफिसर पेरिया है, कुक काउंटी शेरिफ पुलिस विभाग से। मुझे नहीं पता आप जिस आदमी को कॉल कर रहे हैं वो कौन है। मुझे लगता है ठीक है, उसे अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अधिकारी बनकर धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो हिरासत में रहेगा। हम मेवुड थाने जा रहे हैं। शायद कल उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी ताकि ये तय हो सके कि उसकी जमानत कितनी होगी, क्या उसे जमानत दी जाएगी या नहीं। उसकी गाड़ी जब्त कर टो की जाएगी क्योंकि उस पर पुलिस की लाइट्स अभी भी चल रही हैं। ये सिर्फ जांच है, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया है। ठीक है, जब उसे स्टेशन से फोन करने का मौका मिलेगा तो शायद वो आपको कॉल करेगा। ठीक है, अलविदा। स्कॉट पियर्सन को बुकिंग के बाद नोटिस देकर रिहा किया गया था और मार्च 2025 में पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के एक आरोप में अभियोग लगाया गया था और कुक काउंटी कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम उपलब्ध जानकारी तक पियर्सन का मामला अभी भी लंबित है। वो हिरासत में नहीं था, बल्कि पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के आरोप में मुकदमे का इंतजार कर रहा था। यह एक पूर्व पुलिसकर्मी की कहानी है जो कथित तौर पर बैज छोड़ नहीं पाया। हमारा अगला मामला उस व्यक्ति का है जिसके पास न बैज था न लाइसेंस और उस पर हजारों मरीजों को खतरे में डालने व कुछ और होने का दिखावा करने का आरोप है। वो फ्लोरिडा की महिला नहीं थी जिसने लगभग 2 साल एक अस्पताल में काम किया, हजारों मरीजों का इलाज किया, वो भी बिना नर्सिंग लाइसेंस के। शायद वो बच जाती अगर उसे प्रमोशन नहीं मिला होता। हाँ, ये मामला सामने आया। पाम कोस्ट फ्लोरिडा में 29 साल की महिला जिसका नाम ऑटम बारडेसा था, उसे मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया। उस सुबह के बॉडी कैमरा फुटेज में दिखता है कि वह सच में उलझी हुई थी कि उसे हथकड़ी क्यों लगाई गई। अरे क्या तुम ऑटम हो? हाँ। क्या आप मेरे लिए कार से बाहर आ सकते हैं कृपया? पीछे मुड़िए। अपने हाथ अपनी पीठ पर रखें। और रुको, क्या हो रहा है? अपने हाथ अपनी पीठ पर रखें। ठीक है, मेरी कार को कुचलना होगा। ठीक है। तुम हो। रुको रुको, हमारे पास बात करने का समय है, बस 1 मिनट दो। हाँ, हम उसका ध्यान रख लेंगे। पुष्टि। क्या आपके पास कोई और हथियार है? जूलियट 34 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गिरफ्तारी के लिए एक फेलनी वारंट है। ठीक है, जमानत इस पर एक जमानत है। ठीक है, जो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जमानत की राशि 70,000 है। ठीक है, तो आप जमानत पर बाहर आ सकते हैं। किस लिए? क्या आपको पता है ये सब किस बारे में? सच कहूँ तो नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कुछ था, पर मेरा लाइसेंस है। ठीक है। मुझे लगा सब ठीक है क्योंकि ये क्लियर और एक्टिव है। ठीक है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। हमें संपर्क किया गया था, सीधे मुझे नहीं लेकिन कुछ लोगों को। कुछ महीने पहले स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का एक आदमी आपसे संपर्क किया था। हाँ, मेरे पास वकील था, तब से कुछ नहीं सुना। वकील ने उससे संपर्क कर बताया कि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और अन्य बातें कही। हाँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपकी ओर से कोई वकील है और वो यहाँ रहना चाहता है, इन सवालों पर मेरी सीमाएं हैं कि बातचीत कितनी आगे जा सकती है। ये मेडिकल धोखाधड़ी से जुड़ा है। मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन ये मेडिकल और ऐसी ही चीजों से जुड़ा हुआ है। आपके ऊपर 7 आरोप हैं। पहचान की चोरी और बिना लाइसेंस काम करने के 7 आरोप हैं। और ये सब कुछ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक स्वास्थ्य और उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप पहले से ही जानते हैं, हमने पहले भी दूसरे जांचकर्ताओं को बयान दिए हैं, बस आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ठीक है, पहचान तो नहीं। जब वे जांच कर रहे थे मैं बाकी लोगों के साथ था, पर आपके सामने आमने सामने नहीं था। तो क्या मैं बस अपने फोन पर देख सकती हूँ कम से कम? हाँ। अरे नहीं, कोई चिंता नहीं, हम आपको ये सब करने देंगे। अब हम आपकी हथकड़ी ऐसे ही खोल सकते हैं।
क्योंकि मेरा मतलब है आप, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मतलब है आपने टीवी देखा है, आप फिल्में देखते हैं जैसे। देखिए, आपने सुना है, मैंने कभी गलत नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ किया है, ठीक है, लेकिन हम बस नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये किसी ऐसी जगह तक बढ़े जहाँ हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़े। हम आपकी हथकड़ी खोल सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके बच्चे की देखभाल कर रहा है उसे बुला सकते हैं, और अगर आप उन्हें बताना चाहें कि क्या हो रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मेरा मतलब है, या अगर आप चाहें कि हम उन्हें बताएं। क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप बस मेरी हथकड़ी खोल सकते हैं ताकि मैं उसे फ़ोन पर कॉल कर सकूँ? कम से कम इतना। हाँ ये ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हम आपका फ़ोन लेके आपके लिए स्पीकर पे लगा देंगे। हाँ, हम आपका फ़ोन लेके स्पीकर पे लगा देंगे। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ करेंगी, लेकिन अगर हम हथकड़ी खोल देते हैं तो वो एक रिस्क हो जाता है, ठीक है, ये जोखिम मोल लेने लायक नहीं है। क्या आप हाल की कॉल्स में जा सकती हैं? हाँ। आपके लिए इसे तेज कर देता हूँ। लगता है आपका मुख्य दरवाजा खुला है। हाँ, वो चल रहा है। हाँ, ये है। हाँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए गर्मी से बचने के लिए अंदर आना चाहेंगे? हाँ, हाँ। मेरा मतलब है, क्या घर के अंदर और कोई है? ठीक है, क्या आप देख सकती हैं? क्या क्या घर के अंदर कोई और है? मेरा कुत्ता मुझे खींच रहा है, क्या आप मुझे बस हटा सकते हैं? मैं कुछ नहीं करूँगी। हम फिलहाल उसे नहीं हटा सकते। ठीक। चलो, मेरा मतलब है, जैसा मैंने कहा, बस। मेरी कार को ड्राइववे में खड़ा कर दो। हाँ, तो फ्लैगलर काउंटी के शेरिफ रिक स्टेली ने उसकी गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसे अपने कार्यालय द्वारा देखे गए सबसे परेशान करने वाले मेडिकल फ्रॉड मामलों में से एक बताया। हमें लगता है कि वहाँ 4,400 से ज्यादा मरीज थे। वो किसी न किसी रूप में एडवेंट हेल्थ पाम कोस्ट में मरीजों की देखभाल में शामिल थी, जो कि फ्लैगलर काउंटी का हमारा सबसे नया अस्पताल है। तो ये कैसे हुआ? शेरिफ कार्यालय के मुताबिक बारडेसा ने मार्च 2022 में रेस्टमुसन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। एडवेंट हेल्थ ने जुलाई 2023 में उसे एडवांस्ड नर्स टेक के रूप में नियुक्त किया था, जो पंजीकृत नर्स की निगरानी में कार्य करता है। अपने आवेदन में उसने बताया कि वह एक एजुकेशन फर्स्ट रजिस्टर्ड नर्स है, यानी उसने नर्सिंग स्कूल पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय लाइसेंस परीक्षा पास नहीं की है। जांचकर्ताओं के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसने दावा किया कि उसने परीक्षा पास कर ली है और एक असली नर्स के लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया। और जब अस्पताल ने उसके लाइसेंस की स्थिति की जांच के लिए दोबारा संपर्क किया, तो बारडेसा ने उन्हें बताया कि वह परीक्षा देने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एचआर विशेषज्ञ को बताया कि उसने परीक्षा पास कर लाइसेंस ले लिया और वैध लाइसेंस नंबर दिया, लेकिन वो लाइसेंस नंबर एक और महिला के नाम था, जिसका नाम भी ऑटम था। हाँ, एक अलग ऑटम। बारडेसा ने एचआर को बताया कि उसकी हाल ही में शादी हुई है और उपनाम बदल गया है, इसलिए लाइसेंस में बदलाव नहीं दिख रहा होगा। एचआर ने उसे विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी अस्पताल के डाटाबेस में अपलोड करने को कहा। वो कभी नहीं हुआ और शायद किसी ने फॉलोअप नहीं किया। गिरफ्तारी दस्तावेजों के मुताबिक लापरवाही के कारण बारडेसा को नर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मिल गई। वो जून 2024 में ग्रेजुएट हुईं और एडवेंट हेल्थ में रजिस्टर्ड नर्स के पद को स्वीकार किया। और यह वो हिस्सा है जो वाकई चौंका देता है। उसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया था। जनवरी 2025 की शुरुआत में बारडेसा को चार्ज नर्स के पद की पेशकश की गई। ये एक प्रमोशन था जिसने उसके सहकर्मियों की काफी दिलचस्पी जगाई, क्योंकि एक अज्ञात नर्स ने उसकी लाइसेंस की स्थिति जांची और पता लगाया कि ऑटम बारडेसा के पास केवल एक एक्सपायर्ड सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट लाइसेंस था। एडवेंट हेल्थ ने जांच शुरू की और बारडेसा से विवाह प्रमाण पत्र यानी विवाह लाइसेंस मांगा, जो उसने नहीं दिया। शेरिफ स्टेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप बताए। उन्होंने उसे निकाल दिया। 2 महीने बाद उन्होंने हमें इस घटना की सूचना दी, जिससे 7 महीने की जांच शुरू हुई। और इसमें 7 महीने लगने का कारण ये है कि आपको याद रखना होगा कि हम हिपा कानूनों के तहत बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। इसलिए हमें पीड़ित चाहिए थे, लेकिन हमें पता नहीं था वे कौन हैं। और हमें पीड़ितों के नाम प्राप्त करने के लिए अस्पताल के साथ भी
काम करना पड़ता है और इसके लिए समन और जांच की जरूरत होती है और इसमें थोड़ा समय लगता है। अब 4000 बल्कि 4400 से भी ज्यादा पीड़ितों के साथ यूं कहें तो इस मामले में हमने 7वें सर्किट जुडिशल स्टेट अटॉर्नी ऑफिस के साथ काम किया, जो कि आरजे लरीजा हैं, ये तय करने के लिए कि कैसे आप सच में 4400 आरोप नहीं लगा सकते। मुझे लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपराधिक न्याय प्रणाली पर काफी बोझ पड़ जाएगा। तो वो अवधि जिसके दौरान वो वहां काम करती रही और उन्हें लगता रहा कि वो पूरी तरह प्रमाणित आरएन है, 7 महीने की थी। तो उन्होंने हर उस महीने के लिए एक एक आरोप लगाया जिसमें उन्होंने अस्पताल में कथित तौर पर पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त अधिकृत आरएन के रूप में काम किया था। तो इसी वजह से ये 7 आरोप हैं, 7 आरोप बिना लाइसेंस के चिकित्सा अभ्यास करने के और 7 आरोप पहचान धोखाधड़ी के। आप अस्पताल जाते हैं और आपको भरोसा होता है कि अस्पताल का स्टाफ पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त है और आपकी किसी भी चिकित्सा ज़रूरत में आपकी सेवा के लिए तैयार है, और इसलिए आपको सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में ये दिखा कि इसमें कुछ खामियां थी, कम से कम फॉलोअप में और एक बहुत ही भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया में। जब आप कहते हैं मैंने अभी अभी शादी की है इसलिए मेरा उपनाम अलग है, और उन्होंने उनसे सबूत मांगा लेकिन कोई फॉलोअप नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन आप इस बारे में एडवेंट हेल्थ से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपराधिक मामले और उसके पीछे की वजह, उसके कारण को ही देखते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इस घटना से जुड़ी कोई गंभीर चोट या मृत्यु नहीं हुई है, और आप जानते हैं उसने अच्छा काम किया होगा, भले ही उसके पास लाइसेंस नहीं था, क्योंकि वे एक नर्स को प्रमोट करने की सोच रहे थे और इसी वजह से उसकी फाइल की समीक्षा हुई और आखिरकार वो पकड़ी गई। तो बारदीसा शुरू में बिना लाइसेंस के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में काम करने के 7 आरोपों और व्यक्तिगत पहचान जानकारी के धोखाधड़ी उपयोग के 7 आरोपों का सामना कर रही थी, यानी कुल मिलाकर 14 आरोप। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अगस्त 2025 में अभियोजकों ने 14 में से 12 आरोपों पर कार्रवाई नहीं की। अब वैसे उस पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया और सही दस्तावेज न मिलने के बाद उसे 22 जनवरी 2025 को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो उस समय अदालत के दस्तावेजों के अनुसार बारदिसा ने जून 2024 से जनवरी 2025 तक लगभग 4486 मरीजों को कथित तौर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की थीं। कई मीडिया आउटलेट्स ने एडवेंट हेल्थ से प्रतिक्रिया मांगी। अस्पताल ने बयान जारी किया, हम निजी कर्मचारी संबंधी या लंबित कानूनी मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। सभी पूछताछ फ्लैगलर काउंटी शेरिफ कार्यालय को भेजें। सीधे आते हैं 7 अप्रैल 2026 पर। ये अभी अभी हुआ है। बारदिसा ने दोष स्वीकार किया और 5 साल की प्रोबेशन की सजा पाई, जिससे वे जेल नहीं गए, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में काम करने पर रोक लग गई। ये वही व्यक्ति है जिस पर बिना लाइसेंस के हजारों मरीजों का इलाज और नर्स होने का नाटक करने का आरोप है। हमारा अगला मामला एक व्यक्ति का है जिसने कथित तौर पर पुलिसकर्मी होने का नाटक किया, यहां तक कि असली अधिकारी भी उसे अपना साथी समझने लगे। ये मामला वॉशिंगटन स्टेट का है। उस पर आरोप है कि वो अपराध स्थल पर पहुंचकर बैज दिखाता और अधिकारियों से खुद को उनका साथी बताता था, और जब अधिकारियों ने सवाल पूछना शुरू किया तभी उसकी कहानी कथित तौर पर ऐसे तरीके से उजागर होने लगी कि आपको खुद देखना पड़ेगा, तभी यकीन होगा। ये घटना सितंबर 2025 में वॉशिंगटन के ब्रेमर्टन में हुई थी। पुलिस जब पार्किंग गैराज में आग की रिपोर्ट पर पहुंची तभी एक आदमी बिना किसी पुलिस चिन्ह वाली फोर्ड एक्सप्लोरर में नीली बत्तियों के साथ आया। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस स्वॉट पैच के साथ बॉडी आर्मर पहना था, एक धातु का बैज लगाया था जो ऐसा लग रहा था जैसे वो एडमंड्स पुलिस विभाग से आया हो, और उसके पास संभवतः एक बंदूक भी थी। उसका नाम माइकल स्केलेटा टीट्स है, उम्र 49 साल। एसयूवी से बाहर निकलकर वो ब्रेमर्टन अधिकारियों के पास गया और बताया कि वो एडमंड से ऑफ ड्यूटी डिटेक्टिव है। शुरुआत में अधिकारी ने उस पर विश्वास किया। एक अधिकारी ने कैमरे पर माना कि उसने स्केलेटा को उनके विभाग का एक डिटेक्टिव समझा था, जबकि स्केलेटा पर कहानी गढ़ने का आरोप है। 27 साल,
बाल्टीमोर सिटी से रिटायर, थर्स्टन काउंटी शेरिफ ऑफिस में काम किया, अब एडमंड्स पुलिस में गैंग इंटेलिजेंस डिवीजन में हैं। देखिए। क्या आप उनसे फोन पे बात कर रहे थे? उन्होंने हमें बाहर बुलाया, मुझे लगा ये आपके लिए है। और कौन बाहर जा रहा है? मुझे नहीं पता, वो मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा है। नहीं, मैंने सोचा मुझे तंग किया गया क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को उसमें मदद की ज़रूरत है। ओह नहीं नहीं, हमने सोचा नहीं, मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ यार। ये काफ़ी समय बाद ड्यूटी पर लौटने का मेरा पहला दिन है, तो मैं कोविड की वजह से छुट्टी पर था और वो बहुत बुरा था। ठीक है। मुझे यहाँ वापस आए काफ़ी समय हो गया है। ओह हाँ, ये 11वीं बार हुआ था और ये सबसे बुरा था। मुझे अस्पताल जाकर सांस का इलाज करवाना पड़ा। हाँ। ये बहुत बुरा था, उन्होंने ताना मारा। ठीक है, मैं अब ठीक हूँ, वादा करता हूँ। बस आज दोपहर यहाँ वापस आ रहा हूँ। जैसे ही मैं जहाज़ की टीमों से बात कर लूँगा और उनसे डीब्रीफिंग कर लूँगा, वे भी जवाब देना चाहेंगे। जैसे उन्होंने इसे असलियत से कहीं ज़्यादा बुरा बताकर पेश किया, जो था और बाहर क्या था। क्या हो रहा है? नहीं, हम बाहर आ गए थे। मैंने सोचा कमाल है, मैंने सोचा था कि आप हमारे डिटेक्टिव्स में से एक हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग टास्क फोर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन असल में ये शेरिफ के पास है। तुम क्या कहते हो? हाँ, वैसे ही कोशिश करो। ठीक है, अपनी समझ से काम लो। हाँ, बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, मैं ज़्यादातर पैरोल की जानकारी से ही निपटता हूँ। एक क्षेत्र में वहाँ के डिटेक्टिव, मैं वहाँ के लोगों को यहाँ के किसी से ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। भाई, तुम कब से हो? तुम कब से यहाँ हो? मैंने बाल्टीमोर सिटी से 27 की उम्र में रिटायरमेंट ली थी। यहाँ आ गया। मुझे फिर से शानदार कामों में वापस जाने में करीब 1 साल लग गया। पहले बर्सन के साथ गया, थर्स्टन शेरिफ के पार्टनर। बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थीं। वे मुझे जेल में तैनात करना चाहते थे। मैंने सोचा मैं इससे बेहतर हूँ। मैं कई डिटेक्टिव्स को जानता हूँ, एडमंड्स से, गैंग नेटवर्क से और ऐसी ही चीज़ों से। हर साल देश पर होने वाली एंटी नारकोटिक्स ट्रेनिंग। हाँ। लोग जो ऐसे हैं जैसे, अरे यार चलो देखते हैं कि क्या ये चला जाता है। मुझे वापस जाकर रूसी पोस्ट्स और RCWs लेने पड़े। आप एडमंड्स के साथ कब से जुड़े हैं? करीब 2 साल से। 2 साल? हाँ। ठीक है। हाँ। लूटपाट विभाग में 2 साल। मैंने लूटपाट से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इंटेलिजेंस में था। अरे, ये तो काफी जबरदस्त है। बिल्कुल सही भाई। अरे, मुझे बस अपने इफेक्ट्स रोकने हैं। वैसे मैं स्टिलेटो हूँ। स्टिलेटो? स्टिलेटो। क्या तुम आज रात आओगे? मैं ड्यूटी पर हूँ। हाँ। मैं पूरी रात काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे देखोगे। मैं यहाँ पूरी रात बाहर रहूँगा। अरे यार, और मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड ले आऊँगा और तुम्हें दूंगा। आदमी। बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ऑस्टिन ट्रस्क। फिर से माफी चाहता हूँ। ट्रस्क। लेकिन बात यह है, कुछ अजीब सा लगा। अधिकारियों ने देखा कि उसकी टॉर्च शायद उसकी बंदूक होल्स्टर के पीछे रखी हुई थी। यह समस्या है, क्योंकि इससे उसका हथियार निकालना बहुत बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन तक हो जाएगा। उसका बॉडी कैमरा एक्सॉन के स्टैंडर्ड जैसा नहीं लग रहा था, और सैल्वेशन आर्मी में सिक्योरिटी का काम करते हुए, जबकि वह एक सक्रिय डिटेक्टिव था, इस कहानी से शक पैदा हुआ। तो अगले दिन अधिकारी फिर से सैल्वेशन आर्मी गए। उन्होंने उससे कमीशन कार्ड दिखाने को कहा, जो कानून प्रवर्तन में होने का आधिकारिक प्रमाण है। ठीक है, कृपया एक और साल पड़ोसी टीम देखें।
क्या वो आपके लिए सुरक्षा का काम कर रहा है? हाँ, वो आदमी? मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम वापस यहाँ आना चाहोगे? बस कुछ और लोगों से बात कर रहा था। तो तुम एडमिन्स के लिए काम करते हो? पीडी? हाँ, करता हूँ। ठीक है। हाँ, ये पार्ट टाइम काम है। क्या आपके पास कमीशन कार्ड है? हाँ, 1 मिनट दीजिए। नहीं। अगर इसमें साइड में काठी मिले, हाँ एक चीज है। नहीं मिला। माफ कीजिए, नहीं वो जा रहा है, दूसरे बैग में है। ओह, ठीक है, वो अभी उसे ले रहा है। ठीक है। आप सैल्वेशन आर्मी के लिए कब से काम कर रहे हैं? माफ कीजिए, आप कब से ड्यूटी के बाद सैल्वेशन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं? मैं यहाँ हर दूसरे हफ्ते आता हूँ। हर दूसरे हफ्ते? हाँ, और फिर मैं केआरएम में भी काम करता हूँ। ठीक है। और आपका पूरा नाम क्या है? मेजी स्केलेटा। नेजी स्केलेटिका। आपका पहला नाम मेजी है? नेजी, सही है। स्केलेटा? CALETTA। ठीक है। आपका मिडिल इनिशियल क्या है? एंथनी। जैसे ही वो वापस आता है। आपका फोन नंबर क्या है? अरे भाई, हाँ वो हरा बैग होगा और उसमें मेरा बटुआ है जिसमें पहचान पत्र और बाकी सब कुछ है। और नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ। मेरा शरीर। माफ कीजिए, धन्यवाद। क्या आप तलाश करें? क्या आप यहीं रुकेंगे? इसका वर्णन कीजिए, मैं मिलूंगा। स्केलेटा पर देरी का आरोप है। पहचान पत्र उसके बैग में थे। वो बैग ऊपर था। फिर उसने कथित तौर पर एक लंच बैग में तलाशना शुरू किया, जिसमें सिर्फ कोका कोला और एक खाली बैज होल्डर था। तो अधिकारी आगे बढ़ते हैं। वे उसकी तलाशी लेते हैं और इसी वक्त उन्हें एक लोडेड फायरआर्म मिलती है। क्या आपके पास जो फायर आर्म है मिस्टर स्केल्टा, वो लोडेड है? सही है। ठीक है। क्या आप अपने हाथ कार पर रख सकते हैं कृपया? मैं इस होल्स्टर के खोलने के तरीके से परिचित नहीं हूँ। हाथ वहीं रखे हैं। क्या हम यह सब के सामने ना करें? मेरा मतलब। ठीक है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। क्या मैं आपके तैयार होते ही कमांड से संपर्क कर सकता हूँ? फायर आर्म्स नीचे रखने के बाद? नहीं सर। मैं कर दूंगा। आप अभी गिरफ्तार नहीं है? जी सर। वाह। क्या आप मेरे, हाँ हम इंटरनेट सब संभाल सकते हैं? आप ये सब संभाल सकते हैं। हम फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। और उनके क्रेडेंशियल्स? आप किस एजेंसी से हैं आपने कहा? एडमिन्स के साथ। एगमेंट्स। क्या आप समझते हैं कि मुझे सिर्फ हिरासत में लिया गया है? मैं पूरी प्रक्रिया समझता हूँ। हाँ मैं समझता हूँ। ठीक है। हाँ, कृपया। मिस्टर स्केलेटा, आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो कुछ भी कहेंगे उसका इस्तेमाल अदालत में आपके खिलाफ किया जा सकता है। आपको वकील से सलाह लेने और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का अधिकार है। अगर आप वकील नहीं रख सकते तो अगर आप चाहें पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। आप कभी भी ये अधिकार अपना सकते हैं। सवाल या बयान देने से इनकार कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं? वे मेरी ओर नहीं देख रहे, कृपया आप यहीं खड़े हैं। हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा बोलो। मैं उन्हें सुन रहा हूँ। लेस्टर स्कारलेटा, सैम, चार्ल्स, एडम, लिंकन, एडवर्ड, टॉम, एडम। सबसे पहले मेजी, मैरी एडवर्ड ज़ेब्रा, ज़ेब्रा यंग, मिडिल एट एंथनी, 1976, 16 1 सोना। वो क्या था? मेजी एस्केलेटा ने मुझे जो दिया। हाँ, यही मैंने एयरपोर्ट से लिखा था। माफ कीजिए, क्या आपने औरों से कुछ कहा? स्केलेटा। क्या मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ? हाँ, उसने मेरी सारी जानकारी वहाँ से लेनी है। वो कहाँ है? सामने। असल में क्या ये होकर जहाँ रेडियो हैं, हाँ वो दूसरी जगह हैं, हाँ वही हैं, माफ कीजिए। उसका नाम माइकल है। ठीक है, मेरा लास्ट ऑफ स्केलेटा हाइफन डेट, जन्म की वही तारीख। वो लेसी से डीएस रिकॉर्ड लेकर लौट रहा है। उसकी तरह कोई गाड़ी नहीं चलाता। जब उन्होंने उसकी जानकारी चेक की तो जो रिपोर्टेडली सामने आया वो ये था। स्केलेटा एक दोषी अपराधी था। 2016 में उसने नॉर्थ कैरोलिना में बम की झूठी सूचना देने के गंभीर अपराध में सजा काटी थी। उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। एडमंड स्पीडी को कॉल करने पर कथित तौर पर बताया गया कि वो वहां काम नहीं करता। तो जो बात इस केस को खास तौर पर चिंताजनक बनाती है वो ये है कि स्केलेटा सिर्फ, आप जानते हैं, कथित तौर पर वर्दी नहीं पहन रहा था। पुलिस के अनुसार वह उसी रात पहले भी कॉल्स का सक्रिय रूप से जवाब दे रहा था। वो एक घुसपैठ की कॉल पर पहुंचा था। उस पर 7-11 पर घुसपैठ की कॉल पर पहुंचने का आरोप लगाया गया था। उस पर आरोप था कि वो डाउनटाउन कॉरिडोर में हथियारबंद होकर पुलिस जैकेट में गश्त कर रहा था और असल कानून प्रवर्तन की स्थितियों में खुद को शामिल कर रहा था। मुझे लगता है जेफ मैडम। क्या आपने उसे उसके अधिकार पढ़कर सुना दिए हैं? हाँ, उसे उसके बाद ठीक है। उसने किया। बस इतना ही। टेक 12। आपका पहला नाम क्या था? नेजी। मैं ट्रैवर हूँ। क्या आपको समझ में आया कि आपको क्यों हिरासत में लिया गया? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। आपने उस पर क्यों उगाया? ठीक है, क्या मैं आपको इसका कुछ हिस्सा समझा दूं? क्या ये ठीक रहेगा? जरूर। अगर आप इस राज्य में नियुक्त पुलिस अधिकारी हैं तो आपको कस्टडी से रिहा किया जाएगा और मैं औपचारिक रूप से माफी मांगूंगा। धन्यवाद। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। हालांकि यहाँ कुछ समस्याएं हैं। मैं अभी शहर में पर्यवेक्षकों में से एक हूँ। अगर सैल्वेशन आर्मी वर्दीधारी कमीशन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रख रही है जो बैज, बंदूक और वेस्ट लेकर चलते हों तो खासकर हमारी एजेंसी को इसकी जानकारी होती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सबसे पहले जब मैं ड्यूटी पर था मेरे पास हथियार नहीं था और मैं ड्यूटी से बाहर जा रहा था। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, उसे समझाने दीजिए। चलिए, अगर आप हमारी जगह हैं, खासकर कानून प्रवर्तन में, तो आप समझते हैं हम एक आदमी को डिटेक्टिव, पुलिस और स्वॉट बैच के साथ देखते हैं। सही है, हमारे क्षेत्राधिकार में हमें यह सूचना नहीं मिली है कि सैल्वेशन आर्मी के पास सशस्त्र कानून प्रवर्तन है। यह सही नहीं है। हो सकता है आप सिर्फ अपनी नौकरी से कार तक जा रहे हों। हालांकि जब हम आपके पास आए, सही है, तो आप वर्दी में और हथियारबंद थे जब हम आपके पास आए। यही सच्ची कहानी है। चिंता इसलिए है क्योंकि हमें सूचना नहीं दी गई थी। सही है? मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने समस्या का इस्तेमाल किया है। ये गड़बड़ है। ये समस्याएं जो आप छोड़ रहे हैं, चाहे आप जा रहे हों। सैल्वेशन आर्मी ये शहर का सबसे बड़ा अपराध हॉटस्पॉट है। मैं एक रिटायर्ड बॉटमर सिटी हूँ, 27 साल। मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे माफ कीजिए। अच्छा, मुझे लगता है हमारी बातें उलझ रही हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ अगर आप ड्यूटी पर नहीं हैं तो आप बस निकल रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि यह सबसे अपराधी इलाका है, सही? अगर आप जानते हैं कि ये शहर का सबसे ज्यादा अपराध वाला इलाका है और आप जानते हैं कि आपके कानून प्रवर्तन के अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है और हम उस इलाके में होंगे, तो शायद ये सबसे अच्छा विचार नहीं है कि आप जैकेट पहनकर हथियार लेकर आते जाते रहें, क्योंकि इससे हमें कुछ शक हो सकता है।
यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी बनकर आपराधिक प्रतिरूपण करने तक की संभावना हो सकती है। इसी वजह से आपको रोका गया है। हम सब कुछ जांच रहे हैं और जानते हो क्या, ये उनके बॉस और हमारे बॉस के लिए भी एक गलती हो सकती है, क्योंकि अगर ये सब सच है ना, और हमें बताया नहीं गया और हमें बस सूचित नहीं किया गया, तो इसे हल करने के लिए एक ईमेल काफी थी जिसमें लिखा होता, सुनिए बस आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, एक आदमी है, वह कानून प्रवर्तन में है, उसे सैल्वेशन आर्मी में ड्यूटी के बाद काम पर रखा गया है, आप उसे पार्किंग लॉट में आते जाते देख सकते हैं। यही हम कहते हैं। ठीक है, बढ़िया लगता है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? नहीं। क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? शायद हमने कल रात एडमंड्स को फोन किया। शेरॉन, हमने कल रात एडमंड्स पुलिस विभाग को फोन किया होता। क्या? फिर से कहिए। क्या हम अखबार में नहीं है? हमने कल रात एडमंड्स को कॉल किया था। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ कृपया। और फिर मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। रुको, ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, वाला जिसने गेट फॉर एंड वो एक लाइट है। स्पेयर XTS बैटरी। ये वॉल्टर स्पेयर XTS बैटरी यूनिट है। सामना होने पर भी स्केलेटा बार बार यही कहता रहा कि वह पुलिस वाला है। उसने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा कि वे उसकी पहचान जांचें और कमांड को कॉल करें। लेकिन जब एक सुपरवाइजर ने तथ्य या कथित तथ्य सामने रखे, तो एडमंड्स पीडी ने कहा कि वह कभी भी उनके पेरोल पर नहीं था। उनके डेटाबेस में गंभीर अपराध में दोष सिद्धि दर्ज थी और उस पर हथियारों व टैक्टिकल गियर के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का आरोप था। और तभी स्केलेटा ने आखिरकार अपना चुप रहने का अधिकार इस्तेमाल किया। उसे पहले दर्जे की आपराधिक प्रतिरूपण और दूसरे दर्जे में आग्नेयास्त्र के अवैध कब्जे के आरोप में जेल में बंद किया गया। सितंबर 2025 में अदालत में सुनवाई के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया। जज ने उसकी जमानत $50,000 रखी और उपलब्ध नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार उसका मामला अभी भी लंबित है और यह सार्वजनिक रूप से अपडेट नहीं हुआ है कि वो ट्रायल तक गया या फिर से कोई याचिका दायर की गई। लेकिन कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये एक अनोखा मामला था। लेकिन अब हम अपने अंतिम मामले की ओर बढ़ते हैं। शायद इन सब में सबसे अजीब, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और का नाटक कर रहा था, वो ना तो कोई बैज पहन रहा था और ना ही कोई वर्दी। वो एक हाई स्कूल बास्केटबॉल जर्सी पहने हुई थी, शेल्बी हेविट। और वैसे शेल्बी जब ये सब हुआ था, उस समय लगभग 30 साल की एक सोशल वर्कर थी। लेकिन महीनों तक वो इतनी अजीब दोहरी जिंदगी जी रही थी कि पूरे स्कूल जिले को हैरानी हुई कि हमने ये कैसे मिस किया। मैं आपको माहौल बताता हूं। ये 2022-2023 का स्कूल वर्ष है। डोरचेस्टर मैसाचुसेट्स के जर्माइया ई बर्क हाई स्कूल में एक नया छात्र आता है, जिसे अब एल्बर्ट डी हॉलैंड हाई स्कूल कहा जाता है। और वो छात्रा कहती है कि उसका नाम डैनियेला है, डैनियेला हरेरा, और वो 16 साल की फोस्टर बच्ची है। वो शांत है, उसकी जिंदगी कठिन रही है। वो लड़कियों की बास्केटबॉल टीम में शामिल होती है। सबको लगता है वो नई छात्रा है जो सब में घुलने की कोशिश कर रही है। असल बात यह है कि डैनियेला असल में शेल्बी हेविट थी। वो 16 साल की नहीं थी, वो अपनी 30 की उम्र में थी। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। और जब जांचकर्ताओं ने जांच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि सितंबर 2022 से जून 2023 के बीच शेल्बी ने कम से कम 3 अलग-अलग हाई स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कई फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। वो इस हद तक समर्पित थी कि उसने फर्जी दस्तावेज बना लिए और पूरी कहानी गढ़ दी कि वो मैसाचुसेट्स के फॉस्टर केयर सिस्टम में एक बच्ची है। अब यहां जो बातें मुझे वाकई हैरान करती हैं, वो ये हैं कि बर्क हाई में उसने सिर्फ क्लास के पीछे बैठकर ही काम नहीं चलाया, उसने बास्केटबॉल टीम भी ज्वाइन कर ली थी। उसने जर्सी नंबर 32 चुना, जो कि अगर आप सोचे तो वही उसकी असली उम्र थी उस वक्त। ये थोड़ा सीधा इशारा है ना? जैसा है वैसा ही कहना पड़ेगा। लेकिन बात और भी अजीब होती जाती है। आखिर उसने ब्राइटन हाई स्कूल में ट्रांसफर मांगा। जून 2023 में उसने अलग नाम से 13 साल की बच्ची बनकर जमैका प्लेन के इंग्लिश हाई स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की, तो 1 साल के अंदर वो 16 साल की फोस्टर बच्ची से 13 साल की ऐसी बच्ची बन गई जिसकी पूरी नई पृष्ठभूमि गढ़ी गई थी। आखिरकार वो पकड़ी कैसे गई? दरअसल एक छोटी सी बात ने मानो पूरा मामला खोल दिया, क्योंकि NBC 10 बोस्टन की रिपोर्ट के अनुसार एक आदमी इंग्लिश हाई स्कूल आया, खुद को उसका पिता बताया और कहा कि वो उसे स्कूल से निकाल रहा है क्योंकि उसे परेशान किया जा रहा था। स्कूल प्रशासन को यह अजीब लगा, क्योंकि वह सिर्फ 1 हफ्ते से स्कूल में थी और वे उसकी बुलिंग की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने उसके दाखिले के कुछ कागजात की पुष्टि के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट को फोन किया। उन्हें कुछ गलतियां दिखीं। उन्होंने फॉर्म में लिखे सोशल वर्कर को कॉल किया, पर वह व्यक्ति था ही नहीं। और बात यह है कि छात्रों ने कागजात में गड़बड़ी से पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी। कुछ क्लासमेट्स ने कहा उसकी कहानियां हमेशा मेल नहीं खाती थीं। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद वो अपना दर्दनाक अतीत बताने के कारण ऐसा कर रही है। उसने बताया था कि उसके साथ दुर्व्यवहार और तस्करी हुई है, जिससे उसकी बातों में असंगतियां आ सकती हैं। बॉस्टन ग्लोब के अनुसार कुछ छात्रों ने जांच की और उन्हें क्या मिला? उन्हें शेल्बी हेविट की असली ईयरबुक फोटो मिली, जब वो 2007 में शेरॉन हाई स्कूल गई थीं। सोचिए, एक किशोर को पता चले कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति वही उम्र का फोटो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह फोटो 15 साल पुराना है। अब इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो आदमी कथित तौर पर हेविट के पिता बनने का नाटक कर रहा था, वो कभी मिला या उस पर कोई आरोप लगा, लेकिन शेल्बी को गिरफ्तार कर लिया गया। जून 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे $5000 की जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन वो स्कूलों के पास नहीं जा सकती थी या वहां के लोगों से संपर्क नहीं कर सकती थी। मास लाइव ने बर्क हाई स्कूल में हेविट की दोस्त रही एक महिला से बात की। उसने चैनल को बताया, अब मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। इससे सवाल उठता है, क्या ये इंसान असली है या शेल्बी जैसी? आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्र खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते रहेंगे। भले ही ये 3 साल पहले हुआ था, वे कभी नहीं भूलेंगे कि उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ था। यही सबसे बड़ी बात है। यही असली नुकसान है। उनके अनुसार हेविट 13 से 16 साल के छात्रों से दोस्त बन गए थे। और ये सुनिए, उसी समय जब वह हाई स्कूल की छात्रा होने का नाटक कर रही थीं, जाहिर तौर पर कक्षाओं में जा रही थीं और खेलों में भाग ले रही थीं, असली बच्चों से दोस्ती कर रही थीं। वो खुद भी बच्चों और परिवारों के विभाग में एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही थीं और एक किशोरी का रूप धारण करते हुए सालाना $54,000 की सैलरी ले रही थीं। उन्होंने कथित तौर पर नामांकन प्रक्रिया में मदद के लिए डीसीएफ कर्मचारियों की फर्जी पहचान भी बनाई थी। और ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं था कि हेविट किशोरी होने का नाटक कर रही थीं। उन्होंने डीसीएफ संसाधनों का उपयोग वॉल्डन बिहेवियरल केयर में खाने की समस्या के इलाज के लिए नामांकन में किया। आप डीडन मैसाचुसेट्स के उस क्लिनिक की बात कर रहे हैं जहां उन्होंने फिर खुद को डैनियला हेरेरा बताया। अब हेविट अब डीसीएफ के लिए काम नहीं कर रही थीं, लेकिन उनके जाने के सही हालात, यानी उन्हें निकाला गया था या उन्होंने खुद नौकरी छोड़ी थी, ये कभी साफ नहीं हुआ। लेकिन कई बार टलने के बाद हेविट को सफोक काउंटी सुपीरियर कोर्ट में ट्रायल के लिए जाना था, लेकिन उसकी जगह कोर्ट ने ऐलान किया कि एक प्ली एग्रीमेंट हो गया है। मेरी समझ में इस मामले में सहमति है कि आप दोषी मानने की प्ली करेंगे। मैंने पहले ही आपका प्रोबेशन बोर्ड का रिकॉर्ड देख लिया है। जैसा कि आप जानती हैं, मैं इस मामले से साकिफ हूं और यहाँ के दिशा निर्देश देख चुका हूं। तो हम जो करने जा रहे हैं वो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ठीक है? हेविट 34 ने 3 फरवरी 2026 को जालसाजी, धोखाधड़ी और सार्वजनिक कर्मचारी आचरण उल्लंघन के आरोपों में दोषी माना। 4 आरोप खारिज हुए। हेविट के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल को लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उन्होंने इलाज शुरू किया था। हेविट ने भी बयान में इन मुद्दों पर बात की। धन्यवाद न्यायाधीश महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए। मुझे वास्तव में उस नुकसान के लिए बहुत अफसोस है जो मुझे पता है कि मैंने पहुंचाया है, और मैं मानती हूं कि मेरे व्यवहार ने बॉस्टन के पब्लिक स्कूलों में बाधा डाली और छात्रों, परिवारों और स्टाफ में भ्रम, चिंता और शायद डर भी पैदा किया। मुझे वहाँ कभी न होना चाहिए था, और अपने कार्यों के माध्यम से मैंने स्कूल समुदाय, अपने परिवार और अपने जीवन में हर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ा जिसने मुझसे प्यार किया, और मुझे उस दर्द के लिए गहरा अफसोस है जो मैंने पहुंचाया, और मैं हर दिन इसके लिए बहुत शर्म महसूस करती हूं, और यही सच है। मैं एक अच्छी इंसान नहीं थी, और मैं लगातार गहन मानसिक स्वास्थ्य उपचार, दवाइयाँ और काउंसलिंग ले रही हूँ ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ। और मुझे पता है कि इससे वो नुकसान नहीं मिटता जो मैंने पहुँचाया है, लेकिन मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जिन्हें मैंने चोट पहुँचाई वे उबर सकें। अपनी स्वार्थी फैसलों के लिए सच में माफ़ी चाहती हूँ। और अंत में हेविट को हर बार दोष स्वीकार करने पर 4 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई, जो एक साथ
यानी एक ही समय पर पूरी की गई। और अगर सजाएं एक के बाद एक चलती तो उसे 20 साल की निगरानी का सामना करना पड़ता। उसे $9,000 से ज्यादा की भरपाई भी करनी पड़ी। अब अपनी प्रोबेशन के हिस्से के तौर पर उसे थेरेपी जारी रखनी थी। जो भी दवाइयां उसे लिखी गई थीं, उन्हें लेना था और बोस्टन के सभी पब्लिक स्कूलों से दूर रहना था। वो सोशल वर्कर के तौर पर काम नहीं कर सकती थी और ना ही सोशल वर्कर का लाइसेंस ले सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब भी कई सवाल थे कि ये कैसे हो सकता था, खासकर जब पता चला कि हेविट अपनी लंबे समय की थेरेपिस्ट के साथ रहने लगी थी, जो उसके साथ बैठी थी जब वो सब बता रही थी। ये भी केस का हिस्सा है। बॉस्टन ग्लोब के मुताबिक रेबेका बर्नैट बेकी वॉल्डन बिहेवियरल केयर में पूर्व सुपरवाइजर और लाइसेंस प्राप्त क्लिनिकल सोशल वर्कर थीं, जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बर्नैट ने हेविट पर आरोप लगने पर हैरानी जताई, लेकिन कई लोगों ने पूछा कि वो हेविट की असली पृष्ठभूमि कितनी जानती थीं। अभियोजकों का कहना है कि हेविट ने बर्नैट और वॉल्डन के अन्य कर्मचारियों से कहा कि बचपन में तस्करी का शिकार होने से वह इतनी आघातित थीं कि अपनी असली उम्र याद नहीं रख सकती थीं। लेकिन ग्लोब ने बताया कि हेविट असली नाम और पहचान के साथ वॉल्डन बिहेवियरल केयर में भर्ती हुई थीं। गुमनाम कर्मचारियों और पूर्व मरीजों का कहना है कि बर्नैट उन्हें भूल ही नहीं सकते थे और उन्होंने कथित तौर पर हेविट को अपने साथ रहने की अनुमति क्यों दी। सही है, किसी समय पर ऐसा हुआ। हेविट, जो जाहिर तौर पर फोस्टर केयर में रहने वाले बच्चे के रूप में पेश आ रहे थे, बर्नैट और उनके साथी, एक व्यक्ति जिनका नाम जॉन स्मिथ था, के साथ रहने चले गए। तो ये अजीब है ना, वो आरोप। मेरा मतलब है, आप एक संभावित नैतिक उल्लंघन की बात कर रहे हैं, मरीज और थेरेपिस्ट का साथ में रहना। लेकिन बर्नैट के वकील कॉनी ट्रान ने हेविट की गिरफ्तारी के बाद ग्लोब को बताया, उद्धरण, हेविट ने वॉल्डन, बीपीएस और रेबेका को यह विश्वास दिलाने के लिए कई झूठी पहचान का इस्तेमाल किया कि वो वास्तव में एक बच्चा है जो कानूनी रूप से डीसीएफ की कस्टडी में है। ट्रान ने कहा कि रेबेका ने शेल्बी हेविट के बीपीएस नामांकन में मदद नहीं की, बल्कि हेविट ने ये खुद किया। स्कूल प्रशासकों ने इसका विरोध किया, कहते हुए ये मेल नहीं खाता था। रिपोर्टर पैट्रिशिया वेन ने 2024 के बॉस्टन ग्लोब लेख में लिखा कि बर्नेट नामांकन कागजात जूम या व्यक्तिगत रूप से भरने के लिए मौजूद थे। अगस्त 2022 में 16 वर्षीय डैनिएला हेरेरा के लिए और फिर जून 2023 में 13 वर्षीय एली ब्लेक के लिए। अधिकारियों के मुताबिक बर्नेट द्वारा स्कूल में दूसरे नाम एली के इस्तेमाल से डैनिएला नाम की सच्चाई पर सवाल उठता है। ग्लोब के अनुसार हेविट की गिरफ्तारी के बाद बर्नेट पर राज्य सामाजिक कार्यकर्ता बोर्ड में 6 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। वो अब वॉल्डन बिहेवियरल में काम नहीं कर रही थीं, लेकिन ग्लोब को क्लिनिक के लोगों ने पुष्टि नहीं की कि उन्हें निकाला गया था या नहीं। उनके सोशल वर्क लाइसेंसिंग मामले के वकील पॉल सोरल ने बोस्टन ग्लोब को बताया कि उनकी सुनवाई 2026 की गर्मियों में शुरू हो सकती है। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। हमें NBC के पीकॉक पर देखें। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम देखें। फिर मिलेंगे।